12 जुलाई 1997 बस स्टैंड पर एक लड़का अपने बैग के साथ खड़ा है। उसके बगल में ही माँ, भाई और उसकी बहन है जो उसे विदा करने आए हैं। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, इसलिए नहीं कि वो जाने वाला है, इसलिए कि अगर इस बार नहीं हुआ तो जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। अब जाते समय बूढ़ी दादी ने सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी कि पोता ऑफिसर बनकर ही लौटेगा, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौट। मनोज कुमार उम्र सिर्फ 22 साल, बाई प्रोफेशन एक किसान का बेटा जो पिछले 3 साल से लगातार फेल होता आ रहा है। जिंदगी में दोस्तों ऐसी कई सारी मुसीबतें आती हैं जिसे हमें पल पल सहना पड़ता है और उसी मुसीबत को पार कर कर ये ऑफिसर बनने का सफर मनोज का शुरू हुआ। ये तो बस एक शुरुआत है, आगे जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं मनोज कुमार का पिछला जीवन और ऑफिसर बनने का सफर कैसा रहा। कहानी की शुरुआत में ही एक सीन आता है, यहाँ मनोज अपनी छत पर बैठा है, उसके हाथ में कुछ पर्चियां जैसा है। अब ये नकल करने जैसी पर्चियां लगती हैं जैसे उसने रात पर जाग कर तैयार किया है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसे पास करने के चांस 0.1% से भी कम होते हैं, जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मनोज इसी 0.1% के पीछे पागल है। अब घर के अंदर का माहौल कुछ ऐसा है, बूढ़ी दादी, माँ, पिता, भाई और छोटी बहन, खाने की थाली में स्वाद कम है तो बस एक उम्मीद मनोज से। अगले पल बाहर आंगन में पिता अपनी बेटी को हिम्मत देते कहते हैं और अगर पास जाकर सुनेंगे तो पता चलता है कि वो अपने बच्चों को हार ना मानने की कसम दे रहे हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अगले दिन मनोज स्कूल चला जाता है। वहां का माहौल ही अलग लेवल का था। टीचर क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि इस साल 200 में से 174 बच्चे फेल हो गए। 200 में से 175 मोड़ा फेल हो गए। अब चंबल के स्कूल में ईमानदारी को नालायकी इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पर्चियों का दौर है, लेकिन उसी भीड़ में मनोज जो पिछले 3 साल से लगातार पर्चियां बनाकर पास होने की कोशिश कर रहा है, उन सभी बच्चों में अब सिर्फ अकेला है जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो ठान लेता है कि नकल नहीं, अपने दम पर पास होना है। अब कहानी को दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और उस जगह चलते हैं यहाँ उसकी माँ का मासूम चेहरा जिसे मनोज अपने साथ लेकर जाने वाला है। बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। दिल्ली पहुंचते ही मानो आसमान मनोज के ऊपर गिर पड़ा हो। बस स्टैंड पर भीड़ का शोर जिसे मनोज ने पहले कभी एहसास नहीं किया, और तभी बस से उतरते ही उसे लगा कि उसकी जेब खाली है। दादी के वो पैसे जो पूरी घर की जमा पूंजी थी जो किसी ने रास्ते में चुरा लिए। अब मनोज अकेला है। दिल्ली की उन अनजान गलियों में वो लोगों से पूछता फिर रहा है, क्या किसी ने मेरा पर्स देखा है? पर कोई जवाब नहीं आता। अब जैसे कुछ कदम आगे बढ़ाए और कुछ और स्टेप चलने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचा जहां शोर से दम घुटता है। उसके सामने एक नहीं कई सारे चैलेंज है, और सबसे बड़ा चैलेंज है कोचिंग सेंटर में दाखिला लेना। तो उससे भी बड़ा चैलेंज कि उसे कोई शहर में जानता तक नहीं। अब रहना कहाँ है, खाना कहाँ है। अब उसी शहर में यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, पर वो तो इस दिल्ली की भीड़ में कहीं खो सा गया है। भटकते भटकते दिल्ली की उस भीड़ में मनोज को एक सहारा मिलता है, उसके चंबल के पास वाले गांव का एक पुराना दोस्त संदीप। वही दोस्त जो उसे अपने घर ले जाता है। पहली बार दिल्ली के उस छोटे से कमरे में उसे घर जैसा सुकून मिलता है। दोनों की बातें होती हैं। संदीप भी यूपीएससी का सपना देखकर दिल्ली आया था। अब मनोज के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन इस दोस्त ने जो मदद की उसने मनोज के सपनों को एक नई उड़ान दे दी। उसने मनोज को एक कोचिंग सेंटर की मैडम से मिलवाया। जैसे ही बातचीत हुई, एडमिशन हुआ, वो पहली बार उस क्लास में गया। सामने वो टीचर जिसने पूरे देश को इंटरनेट पर सिखाया है। टीचर ने उसे स्टेज पर बुलाया। वो पन्ने टीचर को दिखाए तो टीचर की प्रशंसा और उन तालियों की गूंज ने उस मनोज का हौसला बढ़ा दिया। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। मनोज को लगा कि उसने दुनिया जीत ली। मनोज की मंजिल कुछ कदम दूर थी। उसने साल भर खूब पसीना बहाया और एक पार्ट टाइम जॉब तक की और अपना पहला अटेम्प्ट देने पहुंच गया। और पेपर लिखते समय इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। जो चंबल में नकल के सहारे पास होने की कोशिश करता रहा, आज वही बिना किसी डर के पूरी हिम्मत के साथ पेपर लिख रहा था। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा था, लेकिन नीयत का खेल कुछ और था। अब रिजल्ट का दिन आता है और मनोज फेल हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। उठता है और अगले 2 साल और मेहनत करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। अब बारी थी तीसरी बार की, लेकिन इस बार और जोश के साथ जब उठा तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए।
क्या मनोज का सफर यहीं खत्म हो गया? क्या उसने घुटने टेक दिए? इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के आगे दूंगा। लेकिन मनोज की तरह ही ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे जो हर साल किसी पेपर लीक, किसी धांधली या किसी सिस्टम की अनदेखी का शिकार होकर अपने सपने खो देते हैं, और कई बार तो सिस्टम की गलती भी नहीं होती, मनोज की तरह खूब मेहनत के बावजूद भी पास नहीं होते हैं। तो ऐसे में बचते हैं दो ही ऑप्शन। अगर पिता की दुकान है तो कहा जाता है बेटा दुकान पर बैठो, कम से कम रोटी का गुजारा तो होगा। अगर वो बेटा किसान का है तो कहा जाता है कि जाओ खेत संभालो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे और मजबूर पेरेंट्स होते हैं जो इन दो रास्तों के अलावा एक तीसरा रास्ता चुनते हैं, और वो रास्ता है विदेश की उड़ान। इन्हीं में से 3 दोस्त, उन्होंने भी वही किया जो आज हजारों करोड़ों बच्चे कर रहे हैं। आइलेट्स की किताबें खरीदी, बैंड स्कोर लिए, पासपोर्ट बनवाया और अपनी पूरी जमा पूंजी दाव पर लगाकर विदेश की फ्लाइट पकड़ ली। उन्हें लगा कि वहां कदम रखते ही ऑल सेट, लेकिन विदेश की जमीन पर उतरते ही उनके सपने चकनाचूर होते हैं। ना रहने के लिए छत थी, ना पेट भरने के लिए खाना। 1 महीने का गुजारा तो हो गया था जो पैसे साथ में लेकर आए थे, लेकिन जब जेब खाली हुई तो पेट भरने के लिए काम चाहिए था। लेकिन काम के नाम पर सिर्फ धक्के मिले। वो दिन भर गलियों में भटकते रहे। फिर एक दिन वो एक गैराज में जा पहुंचे। मालिक भारतीय निकलता है। हाथ फैलाकर काम मांगा तो दया खाकर काम दे दिया। उन्हें लगा चलो अब तो मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुसीबतें तो अभी शुरू होने वाली हैं। ये देखिए, तीनों दोस्त एक डायरी में खर्चे लिखना शुरू करते हैं। रेंट, बिल, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्टेशन और कॉलेज की फीस। अब जिंदगी एक मशीन बनती जा रही थी। सुबह काम, दोपहर को कॉलेज और शाम को फिर काम, और बची हुई रात में सिर्फ थकान और अगले दिन का स्ट्रेस, और ऊपर से कड़कती ठंड। धीरे धीरे उनकी जिंदगी डिप्रेशन में बदल रही थी। और एक दिन ऐसे ही काम से घर लौटते वक्त अचानक उनकी माँ का फोन आता है। फोन की घंटी बजते ही वो लड़का अपनी माँ की आवाज सुनकर खुद को रोक नहीं पाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। सारे पैसे गवा देते, मैं मेरे सारे पैसे गवा देते। वहां का माहौल वीकेंड पर जहां गोरे बर्गर और वाइन के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, वहीं हमारे भारतीय छात्र 12-12 घंटे की शिफ्ट्स में पिस रहे होते हैं। ना होली का पता, ना दिवाली की खुशी और ना राखी का त्योहार। वहां की जिंदगी इतनी तेज है कि समय का पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ा दर्द जानते हो क्या है? वहां का अकेलापन। किसके साथ बात करें, किसके संग अपना दुख शेयर करें। लोग इतने सेल्फिश हैं कि आपको अपने बगल वाले पड़ोसी तक का नाम नहीं पता होगा। वहां स्टूडेंट बताते हैं कि उनकी भाषा, उनके रंग के बेसिस पर उनके साथ नस्ल भेद किया जाता है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. इसके बावजूद भी उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन आप जैसे लोग कहते हैं वाह उसके तो मजे हैं, उसकी तो जिंदगी कमाल की है। ऐसे पंजाबी एक्टर परमीश वर्मा कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जिसके बाद वो एक पॉडकास्ट में अपना दर्द बयान करते हैं। अब इनके जैसे ना जाने कितने ही लोग हैं जो आज भी उन गलियों में डिश वॉशिंग और टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सोचा है आपने कभी? आपको याद होगा वो मनोज, चंबल का वो लड़का जिसने अपने सपनों के लिए दिल्ली की भीड़ में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना आप चौथा अटेम्प्ट देने के लिए शुरुआत की। इस बार बड़ी मेहनत के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ बढ़ा और आखिरकार वो पास हो गया। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है, 1 महीने में इंटरव्यू है। जब वो यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बैठा तो सामने देश के बड़े बड़े ऑफिसर बैठे थे। इन्हें उम्मीद थी कि वो अपनी सफलता की कहानियां सुनाएगा, वो बताएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन मनोज ने जो कहा उसे सुनकर ऑफिसर भी दंग रह गए। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, क्योंकि ये करोड़ों युवाओं का दर्द था जो आज भी अपने सपनों और अपनी मजबूरियों के बीच झूल रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज।